साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह मेक आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा यूपी पीसीएस को लेकर के एक मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज निकाली गई है, जिसमें 10 जो है मॉक टेस्ट दिए गए हैं। इसमें से हम लोग पहला पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसका जो दूसरा मॉक टेस्ट है उसके 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि एकाधिकार को जो समाप्त किया जाता है वो आपका बाद में जो अधिनियम आता है, जैसे कि आपका 1803 का जो अधिनियम होता है, वहाँ पे समाप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट का नाम जो है तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया और इसी अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। साथ ही भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया था। बिल्कुल किया गया था। दूसरा कथन, बजट पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। तो बजट पर मतदान का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया था, ठीक है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें केवल आपका पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं, किस अधिनियम के द्वारा या किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आता है 26 अप्रैल 1975 से जो है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इससे पूर्व यह एक सहराज्य के रूप में था। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको सहराज्य बनाया गया था और 36वें के माध्यम से शामिल कर लिया गया था। संविधान समिति का नाम एवं अध्यक्ष के संदर्भ में सही सुमेलित कौन से हैं इसमें? ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सही है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। तीसरा, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। जबकि राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया था? तो ये जो है आपका अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 371 का में किया गया। किसमें है? अनुच्छेद 371 का में। देखिए, नागालैंड को वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही रखा गया था, छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में। बाद में 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 का को शामिल किया गया और इसे एक राज्य बनाया गया। अगला है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घोषणा के 2 माह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इससे संबंधित प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा, इसको रद्द करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन आपके पूरी तरीके से सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। इसके लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आंचलिक परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं? नहीं, गृहमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो आंचलिक परिषदें होते हैं इसके अध्यक्ष गृहमंत्री होते हैं। तो कौन सही नहीं है? तो बी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है। यह एक संवैधानिक संगठन है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए, सरकारी आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार सुपरिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतरराज्य परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक 28 जून 1990 के आदेश के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 249 में किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इससे संबंधित संकल्प संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। नहीं,
दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा इसको घोषित किया जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा, तो साधारण बहुमत से नहीं है। तो पहला वाला ही कथन इसमें सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों में के लिए बाध्यकारी है, बिल्कुल सही है। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 में 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो भाग 5 है और अध्याय 6 है। दूसरा कथन देखें, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। दूसरा कथन सही है, पहला वाला कथन गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया, और इसमें अनुच्छेद 338 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, 338A जोड़ा गया, ठीक है। और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की। इस प्रकार से 19 फरवरी 2004 से दो अलग अलग आयोग बनते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला है केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 11 में वर्णित है। किसमें? भाग 11 में वर्णित है, और अनुच्छेद 245 से 255 तक, 245 से 255 तक। यहाँ देखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित होते हैं। विधायी संबंध, यहाँ पे विधायी संबंध की बात की गई है। विधायी संबंध होता है, प्रशासनिक संबंध होता है और वित्तीय संबंध होता है। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 है, और वित्तीय संबंध जो है 268 से 293 में है। ये आपका भाग 12 में है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन CMPFO की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देने के लिए सरकार की पहल कौन सी है? तो इस पहल का नाम है सुनिधि। क्या नाम है? सुनिधि पहल इसका नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यह राइट लाइवलीहुड अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह 1980 से साहसिक चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है, तो दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है, नहीं, इसमें हिंदी और अंग्रेजी सहित जो 8वीं अनुसूची की जो अन्य 22 भाषाएं हैं, इनके सहित कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो केवल इसमें पहला वाला कथन सही है, दूसरा नहीं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पार्सल हेतु कितने दिनों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू की है? तो 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रहा सक्कारा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र के प्रसिद्ध सक्कारा पिरामिडों के पास विशाल कब्रिस्तान में कम से कम 59 प्राचीन ताबूत मिले हैं, इसी वजह से यह चर्चा में था। हाल ही में पारित चिकित्सीय गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 कितने सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है? 24 सप्ताह तक के भ्रूण को के गर्भपात की अनुमति दी गई है। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा शत्रुंजय हिल्स जो है आरक्षित वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगी थी, और यह जो वन क्षेत्र है यह भावनगर क्षेत्रीय वन प्रभाग में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ यह पहाड़ियाँ जो हैं वो शत्रुंजी नदी है उसके तट पर स्थित है, और इसे जैन लोगों द्वारा पवित्र पहाड़ी माना जाता है। INS करंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है, नहीं, 6 पनडुब्बियों में से यह तीसरी है, ठीक है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसे फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में विकसित किया गया है, तो ये दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल शीर्ष पर रहा है, बिल्कुल सही, और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा है, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केरल बड़े राज्यों में सर्वोत्तम पे है, मतलब नंबर 1 पे है, और उत्तर प्रदेश नंबर सबसे लास्ट में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन में स्थान दिया गया है। भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरी सहेली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, नहीं, यह आपके रेलवे मंत्रालय की पहल है, जो कि रेलवे के सभी मंडलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए इसको
इस अभियान को शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेरी सहेली अभियान की शुरुआत इस वर्ष सितंबर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे में। अगला है राज्यों में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 280 में नहीं, ये केंद्रीय जो वित्त आयोग होता है उसका जो प्रावधान है 280 में, जबकि राज्य वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y में इसके संबंध में, इसके गठन के संबंध में व्यवस्था की गई है या प्रावधान किया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये आपका सही है। नगर पालिका संबंधित प्रावधान भाग 9 में वर्णित है, नहीं, भाग 9 का में वर्णित है। किसमें है? 9 का में वर्णित है, जबकि 9 में पंचायतों के संबंध में बात की गई है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी वाला कथन सही नहीं है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना तय किया है? तो देखिए, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो तय नहीं है, परंतु नॉर्मली जो 65 वर्ष तक की आयु तक ये पदासीन रह सकते हैं, या इसके अलावा ये अब राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र के द्वारा पद त्याग सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जबकि संविधान में इनके मतलब कार्यकाल को तय नहीं किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 165 में। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय, दोनों कथन यहाँ पर सही है। और आर्टिकल 280 के तहत 280 के तहत इसका प्रावधान किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश कौन सा रहा है? तो तुगलक वंश रहा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का काल जो है 1206 से प्रारंभ होकर 1565 तक रहता है। कुल मिलाकर के 320 वर्षों तक ये लोग शासन करते हैं यहाँ पर। और कुल 5 वंश यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले गुलाब वंश आता है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर चौथे पे सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश आता है। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक ये शासन करते हैं। तो सबसे लंबा शासन तुगलक वंश का और सबसे छोटा शासन किसका होगा? सैयद वंश का होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा। तुगलक वंश सबसे लंबा चलता है और खिलजी वंश सबसे छोटा, ना कि सैयद वंश। आगे चलते हैं। इब्राहिम लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दिल्ली का अंतिम सुल्तान था, सही है। वह 1528 में पानीपत के तृतीय युद्ध में बाबर से पराजित हुआ। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है, क्योंकि यह पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें ये बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक रहता है। आगे चलते हैं। दीवाने आरिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख आरजे मुवालिक होता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, आरजे मुवालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और आरजे मुवालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन करता और तथा इस विभाग का जो महत्व है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में और बढ़ जाता है। अगला है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। 1000 सितून स्तंभ ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने फारसी में अपनी जीवनी बाबरनामा लिखी थी, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद जो है बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, जबकि आगे चलकर 1826 ईस्वी में लीडन एवं अर्स्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे आपका केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा नहीं। मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाहों ने नाम मात्र के लिए भी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, दोनों कथन सही है। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि हुमायूं ने कहा कि बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानता था वो। मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है खफी खां रहे हैं। खफी खां द्वारा ये फारसी भाषा में रचित थी, जबकि अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा था, और निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी थी फारसी भाषा में। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी थी फारसी भाषा में, और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखी थी फारसी भाषा में। अगला है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा
इसको शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया गया। यह उत्तर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित पहला मेट्रो स्टेशन है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। इससे पूर्व नोएडा के सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन सहित एक्वा लाइन के 2 मेट्रो स्टेशनों को महिलाओं को समर्पित करते हुए पिंक मेट्रो स्टेशन घोषित किया गया था। यह किया जा चुका है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में IPL की तर्ज पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन वेद हैं, ये सही है। यजुर्वेद का संबंध संगीत से है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि यजुर्वेद का संबंध जो है संगीत से नहीं बल्कि यह यज्ञ के नियमों तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों से संबंधित है। और वहीं संगीत का संबंध जो है वो सामवेद से है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों और संगीत से रहा है, जबकि अथर्ववेद में जो है धर्म, औषध तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला कथन ए ऑप्शन सही है। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी रही है? तांबा रही है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, बिल्कुल सही है। इसका संबंध जोरबे संस्कृत से रहा है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जोरबे संस्कृत का जो कालखंड रहा है 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यह संस्कृत ग्रामीण थी। यद्यपि इसकी अनेक बस्तियां जैसे कि दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इसका सबसे बृहद स्थल दैमाबाद था। यहाँ से एक 5 कमरों वाला एक मकान और काले रंग के मृदुभाण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है, बिल्कुल सही। अग्नि का आविष्कार इस काल की प्रमुख घटना थी। अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाणकालीन मानव की मतलब पूरा पाषाण काल की घटना थी। तो पूरा पाषाणकालीन मानव ने अग्नि जलाना सीख लिया था। तो इस प्रकार से केवल पहला ही कथन इसमें सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दूसरा कथन सही नहीं है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जो है आपके आदमगढ़ होशंगाबाद के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से प्राप्त होता है। और इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे या माइक्रोलिथ होते थे। अगला है, हर्षवर्धन के द्वारा रचित पुस्तक या पुस्तकें कौन सी हैं? तो नागानंद रत्नावली। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। चोलकालीन रायलसम विभाग वर्तमान में समान है किसके? तो ये जो है आपका डाक विभाग के समान है। निम्नलिखित मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फर्रुखसियर ने। देखिए, फर्रुखसियर का जो शासनकाल रहता है 1713 से लेकर के 1719 तक रहता है। यह सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। इसके दरबार में जॉन शुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज प्रतिनिधियों का एक दल आता है जो 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम एक फरमान प्राप्त करने में सफल रहता है, जिसे कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तथा फर्रुखसियर के बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा कि इसने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी, जिसके कारण फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके समय ब्लैक होल त्रासदी की घटना हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में। किसके समय में? सिराजुद्दौला। तो 20 जून 1756 को प्लासी के युद्ध से पहले, तो 20 जून 1756 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। किले के पतन के बाद फोर्ट विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैद खाने में कैद कर लिया गया, जिसे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। और ये जो है आपका प्लासी के युद्ध का सबसे मेन कारण था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों के साथ मिलान करें। देखिए, वंदे मातरम वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तलवार मैडम कामा, गदर लाला हरदयाल। तो इस प्रकार से 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया और 3 का बी हो गया। तो सी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संबंधित युद्धों के साथ निम्नलिखित संधि को मिलाइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 होता है, ये मद्रास की संधि के माध्यम से समापन होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780 से 84 होता है, ये मंगलोर की संधि से समाप्त होता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में होता है, श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है। और चतुर्थ युद्ध जो होता है 1799 में होता है, जिसके माध्यम से मैसूर का अंग्रेज साम्राज्य में विलय हो जाता है। इस प्रकार से आपका 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गवर्नर जनरल और उनकी गतिविधियों को सुमेलित करना। बंगाल विभाजन जो होता है आपका कर्जन के समय में होता है। स्थानीय स्वशासन ये लॉर्ड रिपन के समय का है। सहायक संधि आपका जो सहायक संधि है ये लॉर्ड बेल्जेरी के समय का है। और बेबगत का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय का है। इस प्रकार से सी ऑप्शन 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, बिल्कुल सही है। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इस समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ड था। देखिए, तो इस युद्ध में ये आपका बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है, 1764 को होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के समय में बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर था, बंगाल का नवाब मीर जाफर था, मुगल सम्राट शाह आलम था तथा बंगाल का गवर्नर जो था वो वेंस्टार्ड था। आगे, और इस युद्ध के पश्चात जो है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था, जिसने मुगल बादशाह से तथा अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि की थी, जो 2 इलाहाबाद की संधियां होती हैं 1764 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई, नहीं 1930 में की जाती है, तो पहला वाला कथन गलत है। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एक अधिकार था, तो दूसरा वाला कथन ही यहाँ पर सही है। इसी समय आपका जो दांडी मार्च होता है, जो कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचते हैं ये लोग। अगला है 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये अध्यक्षता की जाती है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया और दूसरे के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू को, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला हरदयाल ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, नहीं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, 1913 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता की परिकल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो 1913 में नहीं बल्कि 1907 में, तो आपका दूसरा वाला भी कथन इस प्रकार से गलत हो गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में की गई थी, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसका नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिवों में से एक थे। भारत में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ये भी सही है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब होती है? 1911 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। इस प्रकार से आप देखिए, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है, तो 2। फिर आपका क्या होगा? इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आएगा, तो 4 हो गया। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह आएगा, 3 हो गया। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 हो जाएगा। 2, 4, 3, 1, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके कार्यकाल में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई? तो लॉर्ड लिटन के समय में, जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक रहता है। अगला है पीत कमीशन संबंध है बहुमुखी सुधार से। इसमें क्या है कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पीत कमीशन का गठन किया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, ये गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जबकि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो पहला सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत है। तो कौन सही है? पहला वाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो झारखंड में खोज की है। तो झारखंड के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास, और ये बौद्ध मठ जो है कम से कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है। अगला है, 2 कथन दिए गए, इस पर विचार करना। कृष्णदेवराय की मृत्यु की सटीक तिथि से संबंधित पहला शिलालेख कर्नाटक के तुमकुर जिले के होना हल्ली में खोजा गया, बिल्कुल सही है, और यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दूसरा, कृष्णदेवराय सालू वंश के शासक थे, नहीं ये तुलुब वंश के शासक थे, तो दूसरा वाला कथन गलत है, तो केवल पहला वाला कथन सही है। और इनका कार्यकाल 1509 से 1529 रहता है। 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस दिवस को प्रसिद्ध भौतिकविद CB रमन ने रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो ये वाला कथन आपका गलत है। कौन सा सही नहीं है? बी वाला, केवल 2 गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव। दोबारा सुन लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार, शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिनों की खोज वैज्ञानिक कैंसीमिर फंक द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टायरोसिन अमीनो अम्ल मानव शरीर की सतर्कता तथा ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनल, नोर एड्रेनलिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से मनुष्य दुखी तथा सुस्त महसूस करता है। यह अमीनो अम्ल मानव शरीर की सतर्कता तथा ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करता है। वहीं सोमाटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से एक्रोमेगेली अथवा भीमकायता विकार होता है। तो कमी से नहीं बल्कि अधिकता से होता है ये, ठीक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि ये कमी से नहीं बल्कि अधिकता से होता है। बाल्यावस्था में यदि इस हार्मोन का कम स्त्राव होता है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और मनुष्य मौना हो जाता है। इस प्रकार से इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो बी ऑप्शन 2 वाला सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के मिलने से बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती नहीं बल्कि कम होती है, और ये वसा जो है जल में अविलेय होता है अर्थात अघुलनशील होता है। कौन सा सही है? केवल पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निमोनिया रोग के लिए स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु उत्तरदायी हैं, ये बिल्कुल सही है। निमोनिया रोग के जीवाणु नमक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं, तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनालिडा संघ के प्राणी केवल जलीय होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये जलीय केवल नहीं होते हैं। ये मतलब आपके जलीय और स्थलीय स्वतंत्र जीव होते हैं, और इसमें कुछ परजीवी भी होते हैं। जैसे आपके केचुआ और जोंक उभयलिंगी होते हैं। जो केचुआ और जोंक हैं ये एनालिडा संघ के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों क्या हैं? उभयलिंगी होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला वाला कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है, बिल्कुल सही है। अनुवांशिक पदार्थ केवल कोशिकाओं के केंद्रक में होता नहीं। अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए जो है ये कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है मुख्यतः, परंतु यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है, तो केवल पहला कथन सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई, बिल्कुल सही है। यह उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह जब कार्यान्वित हो जाएगा, जब सुविधा प्रदान करने लगेगा, तो यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। पहला जो है आपका वो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये तीसरा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर केवल कथन पहला वाला सही है, दूसरा नहीं सही है। अगला है, 2 कथन दिए गए। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण के ऊर्जा संगठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य उत्पादकों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा संगठक के अंतर्गत केवल प्रकाश को सम्मिलित किया जाता है, तो ये गलत है। प्रकाश के साथ साथ तापमान को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण को पर्यावास कहलाती है, नहीं, पर्यावास नहीं कहलाती है। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण जो है वो निकेत कहलाती है। क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है। और कोई भी 2 प्रजातियां एक ही पर्यावास में नहीं रह सकती, ये गलत है, रह सकती हैं। देखिए, निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। और प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है, तथा कोई भी 2 प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना एवं विधि का उद्भव किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। तो देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना में विधि का उद्भव 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट के पारित होने के साथ हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 75 क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट किया। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।